This conference will now be recorded. Yes, we are live to the world now. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and the favorites coming back to our channel along is none other than Dr. Arvind Kushwaha, All India Institute of Medical Sciences, Nagpur. Sir, namaskar. Most welcome. The dark age, how the pandemic treaty has been ripping public health, and waves also we have done. How the panic of waves, how they are manufacturing Namaskar, waves. sir. Namaskar, everyone. Namaskar, viewers. Wonderful. So अरविंद कुशवाहा जी को प्रेजेंटर बनाने के पहले हम यही बता रहे कि अरविंद कुशवाहा जी ने काफी मेहनत की है। हम किस तरह अंधेरे में हमको डाला जा रहा, अब हम अंधेरे से कैसे बाहर आना, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का मामला है, हमारा निजी मामला है, हमारा जीवन का मामला है। तो लहरों की बात भी किस तरह ये लहरें कोरोना 2 कोरोना 3 हम मानते नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं, हमारे अतिथिगण एक माननीय डॉक्टर है। हम ये लहरों की बात नहीं मानते क्योंकि वहां पर विज्ञान वैज्ञान और आधार कहीं नहीं दिखाई देते। तो हम बता रहे थे किस तरह ये लोग मीडिया में एक ही लाइन हर मीडिया में वही जाता तो लोगों को डर करना। अब इस सिलसिले में इस बार भी मंकी पॉक्स क्या है, हमारे अतिथिगण विवरण देंगे। क्या यही लहर का निर्माण हो रहा है? Are they trying to manufacture another wave in the form of monkeypox? Before I share the screen to our honorable guest, let me show you how this drama bazi is going on. This is, we call it as drama. Why? For the simple reason, here no, you watch. I only hope it gets opened. I wanted to show you the single judge of Delhi High Court. He is an acting Chief Justice. How can he pass an order? This has been questioned by not me, by the legal fraternity. He passes an order arbitrarily and he directs Director of Civil Aviation. Why the people are not wearing masks? We are asking Honorable Judge. People have a right, because these are all, whether it is judiciary, executive, administrators, or for that matter legislature, right from parliament to assembly, they are all public servants. We have every right to ask them. We have the opportunity, we have right to question every decision which these bodies make. हमें आजादी है और ये हमारा हक है कि हम हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, लोकसभा हो या विधानसभा, और ये अधिकारीगण IAS IPS हो IRS जो भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो DCGI, इन सभी को हम प्रश्न करते हैं, कर सकते हैं, ये हमारा हक है, क्योंकि ये सब हमारे सेवक है। ये याद रखिए, डर निकालिए। क्यों हमारे न्याय व्यवस्था, दिल्ली के हाई कोर्ट ने, उच्चतम वहां के हमारे जस्टिस एक ऑर्डर पास किया है, उसके ऑर्डर के तहत हर कोई एयरपोर्ट में और हर कोई एयरक्राफ्ट में मास्क लगानी चाहिए। हम पूछ रहे हैं हमारे उनसे, जस्टिस जी आप हमारे को आधार बताइए, आपके दिल्ली में हैं कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए? जस्टिस साहब कहां से आप, ये डर कहां से आया, किसने आपको डराया? ताकि आपने एक यूनिलैटरली ऑर्डर, एक पॉलिसी ऑर्डर और एक एक्टिंग जस्टिस कैसे दे सकता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बिना विचारण के, बिना ट्रायल के? ये हम उनसे पूछ रहे हैं। अभी आईपी अब क्रिकेट मैच हो रहा है, जस्टिस जी धर्मशाला में कोई मास्क पहना है क्या? दिल्ली में हर कोई बाहर से लोग आ रहे और लाखों की रैलियां हो रहे आजू बाजू में, राष्ट्र में कहीं कुछ हुआ? जज साहब, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, जब
कोविड 1 और 2 का आपकी बोतल दिल्ली में हल्ला मचा था, वहां पर किसान आंदोलन 1 साल चला या नहीं? कितने लोग कोविड से शहीद हुए? वहां मास्क पहने हुए थे क्या जस्टिस जी? वहां पर दूरी थी क्या? वहां उन्होंने वैक्सीन लिया है क्या? आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली जब वेव था, जब लोग डर के मर रहे थे, उस समय 1 साल का आंदोलन, किसान आंदोलन आपके पास ही चला। इसको सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट किस तरह नजरअंदाज किया है? क्यों डराते हो आप लहर के नाम पे? कितने दिन, 2 साल बर्बाद किया है लोगों का। स्वास्थ्य गया, रोजगारी खत्म, बच्चों की पढ़ाई खत्म। बाहर अगर हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है जैसा, बाहर जब जाते हैं सूर्य की रश्मि, ऊर्जा हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट एनर्जी की, और वो शक्ति विंड की, एयर की शक्ति जो है, पवन सूत्र हनुमान जो बात करते हैं हम, वो शक्ति, उससे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं। और बाहर सूर्य रश्मि से नेचुरल एनर्जी और हमारे नेचुरल इम्यूनिटी, विटामिन डी आता है, उसके साथ में सी सिंथेसाइज होता है। ये सब चीजें आप भूल गए क्या? किसने आपको सलाह दी और ये डिसीजन क्यों लिया है आपने? और आपका एक डिसीजन ने आज देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका लास्ट 8/6/2022 परसों का देखिए, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स एट एयरपोर्ट्स एंड इनसाइड द एयरक्राफ्ट। इनको भी ये डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को पार्टी बनाना चाहिए। इसने क्यों इस तरह की फिर नई ये साजिश लोगों पे की है और कर रहे हैं ये लोग? क्या बिना हम एयर ऑक्सीजन के हम जी सकते हैं क्या? और एयरपोर्ट में खासकर वहां पर सर्कुलेशन क्या रहता है आप ही सोचिए। हर एक एयरपोर्ट में चैलेंज करते हैं हम डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और दिल्ली हाई कोर्ट को। आप हर एक एयरपोर्ट में चलिए, हर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चलिए, एसी वेंट्स में देखिए आप, क्या एसी वेंट्स में वायरस या बैक्टीरिया है या नहीं? ऐसी हवा जब वहां सर्कुलेट होता है और आप हमारे को मास्क पहना रहे हैं, आप वो मास्क से गीला होने से ऑक्सीजन और कम हो जाएगा, गीला होने से फंगल इन्फेक्शन आने की डर है। तो आप जानबूझ के ये डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन नया वेव, नया लहर एक लोगों में लाने के लिए फिर शुरू किया है। डर यही बता रहे हैं कि डर किस तरह ये लोग शुरू करते हैं, जो विज्ञान नहीं हो, जो वैज्ञानिक नहीं हो, जो आधार नहीं हो। आपके आजू बाजू में देखिए, हम विनती करते हैं लोगों से, हमारे नागरिक से, आप हर शहर, हर गांव आप जाइए, देखिए कई हॉस्पिटल में कोई केसेस भर्ती हुए हैं क्या? और एक बार उनसे पूछना चाहिए, आप प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक, कैबिनेट सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी, अरे भाई एक ही आरटीपीसीआर टेस्ट, नोवल कोविड कोरोना वायरस को, डेल्टा को वही है, ओमिक्रॉन को वही है। अगर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट या अपने राष्ट्र हाई कोर्ट को अगर उनको पता नहीं होता, आप उनको प्रश्न कीजिए, क्या एक ही आरटीपीसीआर टेस्ट इतने डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट वेव्स को कैसा काम करेगा? प्रश्न कीजिए। क्या ये हमारे को डर, केवल डर बनाने की है या नहीं? सोचिए आप, लोग सोचिए आप, किस तरह डर, एक ही टेस्ट और डिफरेंट लहरें, और वैसे ही डिफरेंट लहरें, एक ही रेमडेसिविर, एक ही तरह की मेडिसिन, डिफरेंट लहरें, नोवल कोविड, डेल्टा, ओमिक्रॉन, अब नया मंकी पॉक्स क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट के न्याय व्यवस्था बताना चाहिए हमको। आप ये डर क्यों पैदा किया, क्या वजह है? और ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को है या दिल्ली हाईकोर्ट के पास है क्या? आर देयर एनी इंस्टेंसेस और एविडेंसेस? डिड दे डू एनी पोस्टमार्टम or autopsy? Are there any cases admitted in Delhi and in entire India? Why Delhi High Court has indulged in this new, and again Director General Civil Aviation creating another fear, like some states like Maharashtra and all? People should start questioning them. We are constitution, they are all our public servants, and how is that they are trying to impose their will on the bosses? It should be public will, not an individual will, just to create fear, because already people lost precious lives, and 2 years children lost their education. And why should I take something into my body when you are not providing me what vaccine contains? How can the same vaccine can work for novel COVID virus, Delta, Omicron? Now Delhi High Court has passed another order. Now Director General Civil Aviation asking us to mask.
Did they remove masks anywhere? They were continuing the same mandates in spite of very well knowing that there was a farmer struggle for 1 year when people were dying out of fear in the same Delhi. How is that they did not get affected? There were not any physical distance, no masks, no vaccines. That is why this show by Dr. Arvind Kushwaha is going to be very, very, very important. Sir, I'm making you presenter without any further delay. अब न्याय व्यवस्था भी मीडिया के जैसा इसमें आ गई है, जहां लोगों को डराने की एक बड़ी सी ताकत बन गई है। और हमारे संविधान में अगर पालक लोकसभा या विधानसभा अधिकारीगण हमारे को इस तरह की एक नियम से डरा रहे हैं, लोगों को हक छीनने की बात ये कर रहे हैं, तो अब हमारे को न्याय व्यवस्था ही ऐसी चीज है जो हमको रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ऐसे न्याय व्यवस्था से ऐसा ऑर्डर आना और एक लहर की शुरुआत करना, ये लोग किस तरह सोचना चाहिए, इसीलिए लोग उसको प्रश्न करना चाहिए। जज हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, ये और IAS हो IPS हो, ये सब हमारे सेवक है। These are all, they are all our public servants, whether it is prime minister or chief minister, whether it is chief justice or justice, whether it is IAS or IPS, they are all public servants. They run by the taxes paid by us, and they should be in our welfare. How? In a transparent and accountable way. You provide us information as a learned citizen, as a concerned citizen, as a responsible citizen. I will take care of myself, will take care of my family and the society and the country at large. But without providing me any information, what is this money? Yes, sir, please. Is it visible to you, sir, the screen? Yes, sir, very much. Okay, okay. So friends, good evening. We are going to talk about, आज हम बात करेंगे एक तो जो मंकी पॉक्स नाम का एक नया बीमारी जो दुनिया में तेजी से फैल रहा है, जिसके बारे में काफी चर्चा है आज सब जगह पर, मीडिया में, और WHO भी इसके ऊपर काफी नजर रखे हुए है। तो हम लोगों को आज समझना जरूरी है कि ये मंकी पॉक्स क्या है और इसका इम्प्लीकेशन है, हमको कितना डरने की जरूरत है या नहीं डरने की जरूरत है, हमको कितना खतरा है, ये बीमारी क्या है, कैसे फैलता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और जो है आगे देखेंगे कि ये बीमारी कैसे जो है दुनिया में कैसे आया है, कब से इसको हमको जानकारी है। So एक सेकंड, how does it move? आप स्क्रीन पे लगा के ऊपर नीचे करिए, आ जाएगा। स्क्रीन को सेलेक्ट करके you select the screen and scroll it, then it will come. Okay. बस ये स्क्रीन पे आप लगाइए और आपके कर्सर को ऊपर नीचे कीजिए, अप एंड डाउन। Okay, okay. स्क्रीन को सेलेक्ट करना चाहिए, because when you expand it, हाँ, Now it's okay? yes sir. Okay. तो ये बेसिकली मंकी पॉक्स का जो मंकी बिजनेस है, मैं इसको मंकी बिजनेस मानूंगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से जो है सडनली एक नया बीमारी कहीं से आ जाता है और इसके बारे में जो डर फैलाया जाता है। और दुनिया में एक अभी हम लोग कोविड के पैंडेमिक से बाहर नहीं आ पाए हैं और एक नया डर हमारे मन में बैठाया जा रहा है, और इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो एक तरह का ये पूरा बिजनेस बन गया है, मंकी बिजनेस बन गया है, फियर बिजनेस बन गया है। तो इसको हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है, इसके बारे में पूरा जानकारी ही हमारा बचाव है। अगर हम जानकार रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो हम इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है एज ऑफ 8 जून, यानी कि कल तक, ऐसा बताया जा रहा है कि 1200 जो केसेस है वो 29 नॉन एंडेमिक कंट्रीज में, यानी कि ये बीमारी जहां पे नहीं पाया जाता, आमतौर पे जहां नहीं पाया जाता है, ऐसे जो है देशों में, 29 ऐसे देशों में ये 1200 से ऊपर केसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। WHO के
जो रीजन्स हैं उसमें से 4 रीजन्स में ये बीमारियां फैल चुकी हैं, जिसमें यूरोप सबसे आगे है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर जब कोई भी नई समस्या आती है या कोई नया बीमारी आता है, एपिडेमिक आता है, तो किस तरह से बिहेव करता है नेचर के अंदर। तो उसी को हम समझेंगे कि मंकी पॉक्स भी कैसे आगे चल सकता है। तो बेसिकली क्या है कि जो नेचर में चीजें होती है वो अधिकतर ऐसी होती है कि सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, यानी कि नेगेटिव फीडबैक पे काम करती हैं। जैसे कि अगर कोई नई बीमारी आती है तो उसके बाद वो बीमारी ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम हो जाती है, और उससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे कि आपको याद होगा, ये कोविड के टाइम में भी जो है ये बीमारियां वेव्स में आती थी, यानी एक वेव आया, उससे कई लोग मर गए, कुछ इम्यून हो गए। तो जो आपकी ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है वो कम हो जाती है, फिर थोड़े दिन बाद दोबारा से ससेप्टेबल बढ़ते हैं तो दोबारा एक वेव आती है। इस तरह से चलता है। तो ये आम तौर पे नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है, यानी सेल्फ लिमिटिंग पे काम करता है, नेचर का एक नियम है। लेकिन अगर वो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है तो ये पूरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो फेल कर जाता है। जैसे कि कोविड 19 था, उसमें एक नया डिजीज को जो दुनिया में आया 2020 में मार्च में, तो वो जो है उसके बाद हमें क्या बताया गया कि ये बीमारी जो है एक वैक्सीन के द्वारा जो है ठीक हो जाएगी, और हम जल्दी से वैक्सीन बनाएंगे और हम इस बीमारी पे कब्जा कर लेंगे, यानी कि इसको कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा हमें बताया गया। और इसके कारण पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जो है वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया, बहुत जल्दी से उसको लाइसेंस किया गया या इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन किया गया, और बहुत तेजी से पूरे दुनिया में उसको वैक्सीन का जो है प्रोग्राम चलाया गया या कैंपेन चलाया गया। और इससे हमने देखा कि ये बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। अब क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन जहां जहां हो रहा है, उतना ही ज्यादा वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे अब डेथ्स भी हो रही हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया है और कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं बचा है। अब ये नहीं समझ में आएगा कि लोग बीमारी से मर रहे हैं या इम्यूनाइजेशन के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। तो ऐसे जैसे जैसे ज्यादा प्रॉब्लम वर्स होता है, तो लोग फिर से इम्यूनाइजेशन के ऊपर और ज्यादा जोर देते हैं कि नहीं अब इम्यूनाइजेशन और ज्यादा करो, और ये एक साइकिल बन जाती है। ये जो साइकिल है ये बहुत खतरनाक होती है और हम इसमें फंस जाते हैं, जैसे हम कोविड 19 में फंसे हुए। तो कहीं ऐसा ही हमारे साथ कहीं मंकी पॉक्स में ना हो जाए, इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो ये तो आपने देख ही दिया है पिछले 2-2.5 साल में जो कोविड 19 में लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है पूरे दुनिया को। उसमें आपने क्या करो कि जो है आप लॉकडाउन लगाइए, रिस्ट्रिक्शन लगाइए, उसके बाद वैक्सीनेशन का वो लगाना शुरू करिए, फिर वैक्सीनेशन से थोड़ा वैक्सीनेशन के वजह से या अपने आप भी वो बीमारी थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा खोल दीजिए, थोड़ा फ्रीडम दे दीजिए, फिर उनके ऊपर नया वेरिएंट थोप दीजिए, नया वेरिएंट के बाद फिर एक नया सर्जिंग केसेस बता दीजिए, और ये साइकिल में फंस जाते हैं हम लोग। और इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ये जो आज हम देख रहे हैं दुनिया में, एक ये डार्क एजेस है, एक तरह से दोबारा से डार्क एजेस का एक पदार्पण हुआ है इस दुनिया में, जिसमें कि पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन और डेमोक्रेसी, ये तीनों चीजों का सबसे जो है कह लीजिए डार्क एज चल रहा है, जिसमें कि पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया, हमारी जो मेडिसिन के बेसिक इथॉक्स या एथिक्स थे उनको कॉम्प्रोमाइज किया गया। और आप डेमोक्रेसी की जहां तक बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, उनको तो आपने देखा ही है कि कितना बुरी तरह से आपको बंद किया गया, आपको बहुत चीजों से मना किया गया। आपको अभी आपने देखा कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें कि आपको दोबारा से मास्क लगाना है। इस तरह से पूरा ह्यूमन राइट वायलेशंस किए गए हैं विदाउट एनी पोटेंशियल बेनिफिट, जबकि इन चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ, ये बिल्कुल साबित हो चुका है। अब करंटली क्या है, आज की स्थिति क्या है कि कोविड पैंडेमिक दुनिया भर में धीरे धीरे बहुत तेजी से डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, ये आपने देखा है। और वैक्सीन, इसके कारण वैक्सीन की जो प्रॉब्लम थी, वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है, तो उसका जो वैक्सीन लेने का जो लोगों का जो जोश था वो भी ठंडा हो रहा है, तो वैक्सीन का भी इस्तेमाल कम होता चला जा रहा है। पैंडेमिक ट्रीटी की ऑलरेडी बात चल रही है, डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर काफी चर्चा की है,
और आपको ये भी पता होगा कि जब वो टेबल की गई इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, तो उसके ऊपर काफी इनिशियली उन्होंने सोचा आसानी से पास हो जाएगा, पर उसके ऊपर बहुत रेजिस्टेंस आया है और कई कंट्रीज ने मना कर दिया कि भाई ये पैंडेमिक ट्रीटी इस तरह से नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है वो काफी है। और अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी बढ़ रहा है और लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे सीडीसी हो, या कोई भी और एजेंसीज हो। और यूक्रेन वॉर, मंकी पॉक्स, ये सब काफी हद तक देखा जाए तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनसे बचने की एक नाकाम कोशिश है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो हमको हमेशा चौकन्ना रहना है और सवाल पूछते रहना है, जिससे कि हमको सही रास्ता दिखाई दे सके। ये एक इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो बहुत जरूरी है आपको समझना, कि इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा मंकी पॉक्स का कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन पता नहीं किस कारणवश एक 5 साल के बच्चे का टेस्टिंग यूपी के गाजियाबाद में भेजा गया कि उसको कहीं भी कोई छोटा सा रैश हुआ होगा। मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली रैश क्या है, उसके बारे में ये जून 4 का ये खबर है। उसके बाद आज जून 9 हो गई है, तो इसके बाद फॉलो अप कुछ नहीं है कि ये जो भेजा गया उसका टेस्टिंग क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे मंकी पॉक्स था नहीं था। लेकिन आपने एक हेडलाइन बना दिया, हेडलाइन बना दिया, तो दुनिया के जो हमारी जनता है जो इसको पढ़ रही है इस न्यूज़पेपर्स को, उनके दिमाग में ऐसे घूम जाएगा कि अब तो इंडिया में ये मंकी पॉक्स पहुंच गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना डर लोगों में पैदा होगा, क्योंकि जैसे हम मंकी पॉक्स की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है स्मॉल पॉक्स के टाइम का जो पिक्चर है वो आता है कि ये कहीं स्मॉल पॉक्स जैसा ही है, उससे ज्यादा खतरनाक तो नहीं है या उससे ज्यादा वैसी मौतें तो नहीं होंगी। ये जो डर है ये बिल्कुल जो है जायज नहीं है और बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह के हेडलाइंस बनाना आई थिंक इतना प्रीमेच्योर और बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है ऐसे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के दौरान। और मीडिया के बारे में तो मैं जितना आपको कम बोलूं उतना ही आपको पता होगा कि जैसे ही कोई नई बीमारी आती है तो इस तरह से डिस्कशन शुरू होते हैं। अच्छा, इतने केस बढ़ गए, इतने कंट्रीज में पाया गया, 29 कंट्रीज में 1200 केस हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो लोगों को डर कैसे पैदा करना है, ये आई थिंक मीडिया ने काफी बड़ा रोल प्ले किया 2 ढाई साल के अंदर। और ये डर जो है वो किसी भी तरह से बीमारी को कंट्रोल करने में नेगेटिव रोल प्ले करता है, यानी कि उससे फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। इसके बारे में मैं रेड्डी साहब आप लोग हम लोग बात कर चुके हैं कि वेव थ्योरी ऑफ फियर जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और अभी आपको पता है कि अभी जो न्यूज आर्टिकल्स हैं, आप अगर नजर रख रहे होंगे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और वहाँ के जो महाराष्ट्र के न्यूज है उसमें या नेशनल न्यूज में भी है, आजकल टीवी चैनल्स पे भी है, फोर्थ वेव की चर्चा चल रही है, जिसमें कि ज्यादातर लोग जो है डेली एक नया, अच्छा आज इतना ज्यादा केस बढ़ गया इंडिया में और इतने ज्यादा केस बॉम्बे में बढ़ गया। जबकि आपको पता होगा कि बॉम्बे में या इंडिया में जो भी केस बढ़ रहे हैं उसमें से 95 to 97% आर एसिम्प्टोमेटिक्स। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये एसिम्प्टोमेटिक की टेस्टिंग क्यों हो रही है। आईसीएमआर की क्लियर गाइडलाइन है कि अब एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग करनी ही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्शंस गवर्नमेंट पास कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया डायरेक्शन कि ये टेस्टिंग डबल कर दीजिए। अरे डबल क्यों कर दीजिए, जबरदस्ती क्यों करना है? लोगों को टेस्ट करेंगे, वायरस तो चारों तरफ मौजूद है ही, पूरी कम्युनिटी में अच्छे से सेटल डाउन है। तो आपको अगर ऐसे भी करेंगे, अगर आप पूरी पॉपुलेशन का आज अगर आप करेंगे आरटीपीसीआर, तो उसमें से हो सकता है 25% लोगों में आज भी निकल आए, पर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई क्लिनिकल इम्प्लीकेशन नहीं है, उसका कोई पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन नहीं है। तो जबरदस्ती टेस्ट बढ़ाना मतलब आप केस बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप एक नई वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप लोगों में डर फैलाना चाहते हैं। तो ये चीज किसी भी तरह से जायज नहीं है। और लोग ऑलरेडी जो है इम्यूनाइज्ड हैं, नेचुरली रिकवर्ड हैं, इतने दिन से अभी देख रहे हैं पूरा जो है अनमास्किंग, और लोग अब जान गए हैं, तो अब वो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, ट्रेवल भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं भी केसेस नहीं बढ़े, ना हॉस्पिटलाइजेशन हुए, ना डेथ्स हुई हैं। तो अननेसेसरी इस तरह से एक और वेव का क्रिएट करना अच्छी चीज नहीं है। अब हम वापस मंकी पॉक्स की तरफ आते हैं।
तो मंकी पॉक्स, अच्छा मंकी पॉक्स से पहले ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ज्यादातर केसेस जो हैं वो एसिम्टोमेटिक्स ही निकल रहे हैं। और बॉम्बे की हो बात, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो पूरे इंडिया की बात हो। अब हम वापस मंकी पॉक्स पे आते हैं। मंकी पॉक्स जो एक बीमारी है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मंकी पॉक्स ऐसी जगह में पाया जा रहा है जहाँ पे कि आमतौर पे ये बीमारी नहीं पाई जाती। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बीमारी है वहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंच गई है। यानी कि अब ये नहीं पता लग रहा है कि ये जो केस आया है मंकी पॉक्स का, उसका किससे रिलेशन है और वो कहाँ से आया है। तो ये जो है एक बहुत ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पे कि एक डर का पैदा होना एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, या डर का पैदा होना लाजमी हो सकता है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि अभी तक जो भी केसेस हुए हैं उसमें डेथ्स एक भी अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई। अब आप अगर कंट्रीज को देखेंगे तो ज्यादातर ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कुछ आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा है, आपका जो है यूके, स्विट्जरलैंड, ये ज्यादातर इजराइल। तो अगर आप इनको उठा के देखें तो एक चीज कॉमन दिखाई देती है कि ये ज्यादातर कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें की इम्यूनाइजेशन परसेंटेज कोविड का बहुत हाई है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि इम्यूनाइजेशन कोविड का क्या कोई रिलेशन मंकी पॉक्स के साथ है या नहीं है, ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है। लेकिन अभी आमतौर पे अगर हम नजर डालें तो ऐसे दिखता है कि जैसे जो कंट्रीज बहुत हाईली वैक्सीनेटेड हैं उनमें ही क्यों ये मंकी पॉक्स डिटेक्ट हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। इसका अभी आगे क्या है, किस कारण से ये आउटब्रेक हो रही है, ये अभी तक नहीं पता चला है। और ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ज्यादातर केसेस में, जो कुछ केसेस में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन, उससे पता लग रहा है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी गेज में पाया जाने वाला बीमारी काफी हद तक है। तो इसका कुछ कुछ रिलेशन जो है वो पुराने केसेस जो कि 2018-2019 में भी इन कंट्रीज में आइसोलेटेड केसेस पाए गए थे, और उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जो एंडेमिक कंट्रीज से कहीं ना कहीं जो कोई आया था, नाइजीरिया से आया हो, कॉन्गो से आया हो, वहां से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन निकल के आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दो तीन चीजें इस आउटब्रेक की हैं जो कि बहुत खास है। पहली बात, ये आउटब्रेक ऐसी जगह हो रही है जहां आमतौर पर ये केसेस नहीं होने चाहिए। तो ये सबसे एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर जो क्लिनिकल पिक्चर है वो बहुत क्लासिकल नहीं है जैसा मंकी पॉक्स में होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बजाय स्किन इन रैशेस के ये पेरिएनल लीजन यानी कि जननांग के आसपास होना, और जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन की तरफ इशारा करता है, तो ये एक इसका एक खास फीचर पाया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एपिडेमिक है जो कि मंकी पॉक्स का जो चल रहा है अक्रॉस दी डिफरेंट कंट्रीज, ये एक कभी इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ की बहुत ज्यादा कुछ कमेंट्स नहीं आए हैं कि आखिर ये कैसे नॉन एंडेमिक कंट्रीज में क्यों हो रहा है और इसका मेन एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स क्या है, वो अभी बहुत जानकारी नहीं मिली है। अगर आप देखें तो ये जो एंडेमिक कंट्रीज का मतलब होता है जहां पे आमतौर पे मंकी पॉक्स पाया जाता है। तो ये कंट्रीज ज्यादातर अफ्रीका के, कुछ सेंट्रल अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती हैं, जो कि बीमारियां 2022 में अगर आप देखें तो तकरीबन 1400 सस्पेक्टेड केसेस, 44 कंफर्म केसेस और 66 डेथ्स ये रिपोर्ट हुए हैं विद इन 2022, यानी कि 2022 में, इस साल में अभी तक इतने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जो कि एंडेमिक कंट्रीज में, और वहां पे ये क्लासिकल मंकी पॉक्स जो है, जो कि हमेशा चलता रहता है, ऐसा कोई नया नहीं है कि वहां नहीं चलता, पहले भी चलता था। इस साल का डेटा ये है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वो मेन एंडेमिक कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि दो तीन वैक्सीन हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास पहले से हैं, जो कि उन्होंने, अमेरिका ने ऑलरेडी डिजाइन कर रखी हैं इसके अगेंस्ट, मंकी पॉक्स के अगेंस्ट और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट।
उसका नाम है, एक का नाम है एकेम 2000 जेनियोस, और एक है एमवीए बीएन वैक्सीन। यानी कि ये दोनों वैक्सीन जो है वो इसके खिलाफ काम कर सकती हैं, यानी कि ये जो मंकी पॉक्स है इसके खिलाफ काम कर सकती है। इसके अलावा एंटीवायरल्स भी हैं जो कि डेवलप हो रखे हैं, जो कि इस बीमारी के खिलाफ काम कर सकते हैं। अब ये अब सिचुएशन अपडेट जो कि मैं थोड़ा पुराना है, ये डेटा 3 जून का है, जब मैं आपको अभी अभी बताया 8 जून का डेटा 1200 केसेस तकरीबन हो गए। तो आप देखेंगे इस स्लाइड में, अगर आप देखेंगे तो ये जो अफ्रीका की जो कंट्रीज है इनको एंडेमिक कंट्रीज बोलते हैं, यानी यहाँ आमतौर पर बीमारी पाई जाती है। और अगर आप देखेंगे जो ब्लू में है, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आमतौर पे यहाँ बीमारी नहीं पाई जाती है, लेकिन आज की तारीख में 2022 में यहीं पे बीमारी ज्यादातर मिल रही है। तो आप देखेंगे इसमें यूके बहुत अफेक्टेड है, और पूरा यूरोप अफेक्टेड है, कनाडा है, और यूएस में भी केसेस मिल रहे हैं, और कुछ साउथ अमेरिका में भी, अर्जेंटीना में भी कुछ केसेस मिले हैं। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है जो कुछ दिन पुराना है, जब तक 780 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जब तक 27 कंट्री में रिपोर्ट हुए थे, आज की तारीख में वो 1200 केसेस पहुंच चुका है, और तकरीबन 29 कंट्रीज हैं अक्रॉस 4 WHO रीजन्स, जो कि सामने आपके दिख रहा है, ये कंट्री वाइज डेटा है। तो इसमें आप देखेंगे पोर्चुगल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे केसेस हर जगह मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आपको इतिहास में ले जाना चाहते हैं, पास्ट में ले जाना चाहते हैं, हिस्ट्री में ले जाना चाहते हैं, जहां पे हम समझेंगे कि जो स्मॉल पॉक्स है, जो इसका एक बड़ा सिस्टर कह सकते हैं, मंकी पॉक्स का बड़ा सिस्टर जो है वो स्मॉल पॉक्स था। और आप जानते हैं कि ये जो है स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, यानी कि इस पूरी दुनिया के किसी भी जगह में अब इसका कोई भी केस रिपोर्ट नहीं होता है। और ये 1980 में ही WHO ने इसको एक एरेडिकेशन का एक सर्टिफिकेशन दे दिया था। और आखिरी केस जो स्मॉल पॉक्स का 1977 में सोमालिया में हुआ था। तो और WHO का एकमात्र जो, अगर हम कह सकते हैं आज की तारीख में जो क्लेम करते हैं, बहुत बड़ा क्लेम करते हैं कि हमने जो अचीवमेंट किया है इतने सालों में, WHO ने पिछले 60 सालों में, 70 सालों में, वो यही है कि स्मॉल पॉक्स हमने एरेडिकेट कर दिया। 1967 में उन्होंने इसके ऊपर आंदोलन चलाया था, अभियान चलाया था, और उसे एरेडिकेट कर दिया है। इसके अलावा और कोई ऐसा बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके पास दिखाने को नहीं है। लेकिन अगर इसका भी हम थोड़ा सा और डिसेक्शन करेंगे, अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे, तो इसमें भी काफी आपको चीजें मिल जाएंगी देखने को कि ये जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या सच्ची में वैक्सीनेशन के द्वारा ही हुआ जैसा हम मानते हैं, या ये पहले भी कई जगह पे कम होना शुरू हो गया था धीरे धीरे। ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स का एक स्लाइड है, जिसमें कि आप देख रहे हैं 1980 में, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 1980 में एरेडिकेशन डिक्लेयर किया गया था। और जो है आपको जो स्टार्ट किया था इन्होंने बहुत पहले, जैसे मैंने आपको बताया 1960s में स्टार्ट किया था। और इसके बाद ये जो जब डिक्लेयर कर दिया हमने कि अब ये एरेडिकेट हो गया, तो इसके बाद दो ही लेबोरेटरीज थी, एक था यूएस में, एक थी यूएसएसआर में उस टाइम में, जहां पे कि इनका जो है सैंपल्स, वायरस के सैंपल्स रखे गए थे, और ये लोगों ने रखा था कि हम इसको आगे चल के हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च विसर्च करने के लिए हमने इनको सैंपल्स रखे हुए थे। लेकिन आप देखेंगे 1980 से आज 2022 में तकरीबन 42 साल का फासला आ चुका है, लेकिन आज दिन तक वो वायरसेस डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए, डिस्पाइट सेवरल रिकमेंडेशंस, जिनके ऊपर इन्होंने कई कमेटीज बनाई, इन्होंने एक्सपर्ट कमेटीज बनाई, और इन्होंने WHO के जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के भी डिसीजंस थे कि इसको स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन ये अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर जो डिजीज पूरी दुनिया से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो उसका अगर हम सैंपल अभी भी रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या मिसयूज होने का चांस बन जाता है कि नहीं बन जाता है, क्या वो कहीं बायो वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकता है आगे चल के कि नहीं हो सकता है, इसको हमें सोचने की जरूरत है। और ये क्यों नहीं 42 साल में डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया। ये पुराना जो जब शुरुआत हुआ था वैक्सीनेशन का, इस तरह के वैक्सीनेशन हम लोग जो है काउ पॉक्स से लेकर के और आदमी के हाथ में
जबरदस्ती उसको मल देते थे जिससे कि स्क्रैच करके, और इस तरह से उसके जो हम सोचते थे कि शायद इससे बच जाएगा। ये ग्लोबल स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन के कुछ आपको दिख रहे हैं कि उस टाइम में भी जब कंपलसरी वैक्सीनेशन किया गया था इसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, तो तब भी इसके ऊपर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे इसके खिलाफ, और लोग सड़कों पर उतरे थे कि इससे कई दफे मर रहे हैं, कंपलसरी वैक्सीनेशन से लोगों की मौतें भी हो रही हैं स्मॉल पॉक्स की। तो ये कोई नई चीज नहीं है, जैसे हम कोविड वैक्सीनेशन की आज बात कर रहे हैं, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। तो हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए हिस्ट्री से, जिससे कि वो रिपीट ना करना पड़े, लेकिन शायद हमने ये लेसन्स अपने नहीं सीखे। मेरा जो इशारा है वो ये है कि स्मॉल पॉक्स अभी भी एक कंसर्न क्यों है। सबसे पहली बात ये है कि स्मॉल पॉक्स बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, और 2 लैब्स, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों लैब्स में अभी भी ये सैंपल्स रखे हुए हैं रिसर्च के लिए। तो ये एक कंसर्न रहेगा कि कहीं कुछ कंट्रीज ने बायो वेपन डेवलपमेंट किया है, अगर ये वायरसेस कहीं गलती से ऐसे लोगों के हाथ में लग जाते हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या किसी का क्रिमिनल इंटेंशन हो सकता है, या किसी का बिजनेस इंटेंशन हो सकता है, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। अगर आप सीडीसी का पेज पढ़ेंगे जो स्मॉल पॉक्स के ऊपर है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़िएगा कि बायो टेररिज्म के ऊपर वो लोग क्या लिखते हैं। Thanks to successful worldwide vaccination effort in the 20th century, smallpox has been wiped out. No one has gotten smallpox naturally since 1977. However, it is possible that this virus could be used in a biological attack. An intentional release of viruses, bacteria or other germs can occur. So that means हमारे जो चेक्स बैलेंसेस हैं इन वायरसेस के ऊपर जो हमने रखे हुए हैं, इसका मतलब उसमें भी गड़बड़ होने का चांस है। अगर ऐसा चांस था तो हमने क्यों नहीं ये डिसीजन लिया कि इनको डिस्ट्रॉय किया जाता। ये क्वेश्चन एक रहता है जिसका आंसर मिलना बाकी है। तो वो सीडीसी बोलता है कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज मस्ट प्रिपेयर फॉर ए पॉसिबल but unlikely biological attack that uses smallpox as a weapon. ये उन्होंने अपने सीडीसी ने खुद कहा है, और ये पेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2016 का दिसंबर 19 का पेज है सीडीसी का। तो ये जब इस चीज का अंदेशा उस टाइम में जता रहे हैं, तो आज अगर 19 या 20 में स्मॉल पॉक्स से मिलती हुई कोई बीमारी हमारे सामने आ रही है जो मंकी पॉक्स है, तो हमको कुछ ना कुछ तो शक या कोई हमको सोचना पड़ेगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। अब यूएस में ऐसा नहीं है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन बनाई गई है वो ऐसा नहीं है कि कभी यूज नहीं हुई है। पहले उन्होंने जब इरेडिकेट कर दिया था तो 1972 में उन्होंने ये वैक्सीन को यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद जो है ये इरेडिकेशन कंप्लीट हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उन्होंने रूटीन इम्यूनाइजेशन बंद कर दिया। लेकिन फिर भी 9/11 अटैक जो हुआ था 2001 का, उस टाइम में इन्होंने जो टीम्स बनाई थी या इनकी जो मिलिट्री थी, उसमें स्मॉल पॉक्स रेस्पॉन्स टीम भी बनाई गई थी, उनको ये वैक्सीनेट कर रहे थे। तो बेसिकली इनका वैक्सीनेशन का जो एफर्ट्स है दैट इज टू प्रिपेयर फॉर ए बायो टेररिस्ट अटैक। अब 2019 में एक वैक्सीन उन्होंने रजिस्टर की जिसको एफडीए ने अप्रूव किया यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका नाम है जेनियोस या जेनियोस, जो भी आप बोलते हैं उसको। ये इन्होंने ऑलरेडी बना करके और 2019 में इसका एफडीए ने अप्रूवल दे दिया था। अब उन्होंने यहाँ तक सीडीसी भी ये भी बोलता है कि कैसा बायो टेररिस्ट अटैक होगा, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस कैसे रिलीज होगा और हमें क्या करना होगा उस टाइम में। इन्होंने इसका पूरा एक तरह से एक एक्सरसाइज या सिमुलेशन एक्सरसाइज उन्होंने इसके ऊपर कर रखी है। क्या क्या रोल होगा, हॉस्पिटल्स का क्या रोल होगा, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज का क्या रोल होगा, इसके ऊपर वो लोग एक रूटीन एक्सरसाइजेस करते रहे हैं। तो क्या ये मंकी पॉक्स
कहीं मंकी बिजनेस तो नहीं है, ये एक क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर हम लोगों को ढूंढना चाहिए। तो अब हम जाएंगे थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में इस प्रेजेंटेशन के, कि एक सस्पेक्टेड केस यानी मंकी पॉक्स को हम कब कहेंगे कि ये मंकी पॉक्स केस का सस्पेक्टेड केस है। तो कोई भी कंट्री जहां पे कि मंकी पॉक्स नहीं पाया जाता, अगर वहां पर कोई भी इंसान को अगर ऐसे रैशेज आते हैं जो कि मंकी पॉक्स जैसे दिखते हों, और उसको अगर इनमें से जो 6 नीचे दिए हुए सिम्टम्स हैं उनमें से अगर कुछ भी होता है, चाहे बुखार हो, चाहे लिम्फेडेनोपैथी, स्वोलन लिम्फ नोड्स हो, या हेडेक हो, ये जो है आमतौर पे कई वायरल फीवर्स में ये पाया जाता है। तो कोई भी वायरल फीवर जिसमें रैश हो और अगर इनमें से कुछ हो, एंड कॉमन कॉज जो रैशेस के हैं अगर वो उसको एक्सप्लेन नहीं करते, यानी कि जैसे कि चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, डेंगी है, चिकनगुनिया है, हर्पीज है, अगर ये बीमारियां नहीं हैं तो हम ये सस्पेक्ट करेंगे कि ये जो है एक सस्पेक्टेड केस ऑफ मंकी पॉक्स हो सकता है। अब वो सस्पेक्टेड केस अगर इनमें से कोई भी एक चीज और उसके साथ जुड़ जाती है, जैसे एपिडेमियोलॉजिकल लिंक, यानी कि अगर उसका कोई कांटेक्ट पुराने किसी नोन केस से मंकी पॉक्स के हो गया है 21 दिन के अंदर, या वो कोई ट्रेवल हिस्ट्री है जहां पे मंकी पॉक्स पाया जाता है, या ऐसे आदमी के बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स हो, या उसके अंदर कोई जो है एंटीबॉडीज पाई जाएं ऑर्थोपॉक्स वायरस के खिलाफ, तो इनमें से अगर कुछ भी चीज ऐसे होती है तो उसे हम प्रोबेबल केस बोलेंगे, यानी कि हमारी मंकी पॉक्स होने की जो है चांस और ज्यादा बढ़ जाती है। सस्पेक्टेड केस के बाद प्रोबेबल केस, प्रोबेबल केस के बाद होता है कंफर्म्ड केस। कंफर्म केस कब कहलाएगा? जब सस्पेक्टेड या प्रोबेबल केस का कंफर्मेशन लेबोरेटरी के द्वारा, पीसीआर के द्वारा, सीक्वेंसिंग के द्वारा होता है तो हम उसको कंफर्म्ड केस मानेंगे। और अगर वो पीसीआर से कंफर्म नहीं हो जाता है तो उसे हम डिस्कार्डेड केस या नेगेटिव केस मान लेंगे। ये एक मुझे बहुत अच्छा स्लाइड मिला था, मैं इसलिए मैंने इसको इस पे रखा है। मंकी पॉक्स पीसीआर टेस्ट नाउ अवेलेबल, जिसमें 3 तरह के बंदर दिखाए गए। एक आंख बंद करके जो गांधी जी के 3 बंदर हैं, तो एक सच्चाई बयान नहीं करना चाहता, एक सच्चाई सुनना नहीं चाहता, एक सच्चाई देखना नहीं चाहता। तो इस तरह का माहौल कुछ कुछ ऐसे बन रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड थी ये। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो बीमारी है वो, जैसे मैंने आपको बताया, अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में 2 तरह के इसके वैरायटीज हैं। एक हम वेस्ट अफ्रीकन क्लेड बोलते हैं और एक हम कॉन्गो बेसिन क्लेड बोलते हैं। यानी कि इन दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि एक की मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, दूसरे की मोर्टालिटी रेट थोड़ी सी कम है। इतना ही फर्क है, अदरवाइज ये 2 तरह के वायरसेस का स्ट्रेन पाया जाता है आमतौर पे नेचुरली। ये एंडेमिक कंट्रीज जो अफ्रीका की। थोड़ा सा हम एपिडेमियोलॉजी को थोड़ा सा और जानेंगे कि आखिर ये बीमारी पहली बार जब ये ह्यूमन बींग्स में पाई गई 1970 में पहली बार रिपोर्ट हुई थी, वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और उसके बाद से ये बीमारी का चूंकि सर्वेलेंस चालू हुआ तो धीरे धीरे उसमें जो है कंटिन्यूसली केसेस पाए जाते रहे कॉन्गो के अंदर। आउटब्रेक्स होते नहीं ऑफन यहाँ वहाँ हो करके। और हाई सीएफआर जो कॉन्गो वाला जो इसका जो वैरायटी है उसमें उसका केस फैटेलिटी रेट तकरीबन 10-11% या उससे भी ज्यादा जा सकता है। और जो दूसरा इसका वैरायटी है जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में अदर जगह पे पाया जाता है कॉन्गो को छोड़ के, उसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 1% या उससे कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंकी पॉक्स का अधिकतर जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो ये एंडेमिक कंट्रीज हैं, यानी कि जहां ये आमतौर पर पाया जाता है, वहां पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पाया नहीं गया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जो ये 2022 का मंकी पॉक्स आउटब्रेक यूरोप का है, उसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात कही जा रही है।
तो आमतौर पे ये जो मंकी पॉक्स है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही बीमारी है, और यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉन एंडेमिक कंट्रीज, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आपका कनाडा, यूएस, ऐसी जगह में ये बीमारी इस तरह से फैल रही हो, पहली बार हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया 29 कंट्रीज हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड मोर देन 1200 केसेस। बट जो एंडेमिक कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्गो या वेस्ट अफ्रीका के जो बाकी हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वहां पे तकरीबन 2000 केसेस पर ईयर रिपोर्ट होते रहे हैं बिटवीन 11 to 14, और वहां पे ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। अब इसमें जब हम लोगों ने देखा तो ये देखा गया कि काफी हद तक जो 2017-18 में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, 19 में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे यूके के अंदर, तो उनका हिस्ट्री जब रिकॉर्ड किया गया तो पता लगा कि उनका कहीं ना कहीं संबंध कोई ना कोई ट्रेवल से था, जो कि जो एंडेमिक कंट्रीज है वहां पे ट्रेवल था। और नाइजीरिया, जो कि जनरली ऐसा कंट्री नहीं था जहाँ पे ये आमतौर पे पाया जाता है, लेकिन वहां पे भी ये जो है पता लगा कि वहां पे भी फैल गया है। और ये 2017 में ये आउटब्रेक वहां पे फैली थी, और कई जगह उनके कई जो स्टेट्स हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उसमें भी ये पाई जा रही है। लेकिन वहां से जब लोग ट्रेवल करते हैं यूके की तरफ या कहीं दूसरे की तरफ, वहां पे वो लेके जाते हैं बीमारी, और वो बीमारी धीरे धीरे एक केस से दूसरे उसके कांटेक्ट से हेल्थ केयर वर्कर में या फैमिली मेंबर में धीरे धीरे या उसके कांटेक्ट में पहुंच जाती है। इस तरह से एक आउटब्रेक यूके, सिंगापुर और यूएसए में भी 2019 में पाई गई। तो ये बीमारी अचानक 2022 में आ गई ऐसा नहीं है। ऐसे ही जो इम्पोर्टेड केसेस थे, ट्रेवल रिलेटेड केसेस थे, वो 2017 से 18-19 तक में भी रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन वो केसेस बहुत कम नंबर में थे। लेकिन आमतौर पे उनका कहीं ना कोई ट्रेवल से कोई ना कोई रिश्ता था। तो मुझे लगता है कि वो जो है वायरस है वो धीरे धीरे वहां पे कहीं जिंदा रहा, एस्टेब्लिश रहा इन कंट्रीज में, और वो अभी जो है करंट आउटब्रेक है उसका कोई ना कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, वेदर इट इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन या कुछ और भी ट्रांसमिशन से वो द्वारा अभी वो आउटब्रेक फैल रहा है। अब इसके चक्कर में इन्होंने कई कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन खरीदने का अपना जो है मन बना लिया है, जिससे कि इस आउटब्रेक को रोका जा सके। और सेंटर फॉर सीडीसी अटलांटा जो है, उन्होंने भी जो है उनका अपना जो वैक्सीन है उनके पास, वो भी वो अब धीरे धीरे हाई रिस्क के जो लोग हैं जिनको ये हो सकता है उनको ये लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो 2022 का जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक है, ये एक तरह का फर्स्ट इंसिडेंस है जब वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन आउटसाइड अफ्रीका हो रहा है। और कमाल की बात ये, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑल दीज कंट्रीज आर द मोस्ट वैक्सीनेटेड कंट्रीज इन कोविड पैंडेमिक। इज दिस जस्ट ए कोइंसिडेंस दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड? और ये मैं आपको थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में ले जाऊं तो ये वायरस पहली बार 1958 में डिटेक्ट हुआ था, जब कुछ मंकीज जो कि लेबोरेटरी एनिमल्स थे उनके अंदर ये बीमारी फैली, और जो कि स्मॉल पॉक्स की तरह लग रही थी। तो वो पहली बार 1958 में ये बीमारी पकड़ में आई थी। तो क्या ये वो एक अलग वायरस जो था, जो कि पॉक्स वायरस था, जो ऑर्थोपॉक्स वायरिडी फैमिली से था, क्या ये कहीं स्मॉल पॉक्स से कोई इसका रिश्ता था कि नहीं था? क्योंकि आपको याद होगा तकरीबन उसी टाइम में स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन और स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन की भी बातें चल रही थी और ये कैंपेन चल रहे थे। क्या कहीं उसका ही ये कोई नया वेरिएंट तो नहीं बन गया, या किसी रिसर्च के दौरान कहीं कुछ इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? ये पता नहीं है, क्या ये तीनों में एक नया वायरस अलग से है या कहीं वहां से ही डिराइव हुआ है। और इस तरह के आउटब्रेक्स जैसे मैंने आपको बताया जो चलते रहे ये एंडेमिक कंट्रीज के अंदर। और अधिकतर ये बीमारी जो है वो ऐसी जगह जो मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है, और वहां पे आमतौर पे एनिमल या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से ही फैलती है। और बहुत कम चांस है, पर चांस है कि ह्यूमन टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी कांटेक्ट से भी फैल सकती है, पर उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत
ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ये ज्यादातर बॉडी फ्लूइड्स और जो स्किन जो रैशेज होते हैं उनके द्वारा ही शेयरिंग के या नजदीक रहने से हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इस बीमारी का देखा गया है, जो कि इस आउटब्रेक में भी सामने आ रहा है। अब इसके रिजर्वायर कहाँ होता है, इसका इन्फेक्शन के रिजर्वायर्स कहाँ है, ये जानना जरूरी है। कुछ एनिमल्स हैं जिनको कि ये पाया गया है कि उनके अंदर ये बीमारी रहती है। इसमें से कुछ रैट्स हैं, कुछ स्क्विरल्स हैं, और ऐसे बहुत सारे जो है एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहां पे इनमें ये रिजर्वायर रहता है, उसमें ये आमतौर पे वायरस सर्वाइव करता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं इन एनिमल होस्ट की, जो कि इनमें ये जो है वायरस पाया जाता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। आमतौर पे ये बीमारी, जैसे कि और भी वायरसेस होते हैं जो कि जिनका कि फीवर विद रैश के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उसका भी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है तकरीबन 5 से और 21 दिन के आसपास ही होता है आमतौर पे। और 2 हफ्ते 10 दिन से 2 हफ्ते के बीच का जो मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं। और इससे पहले बहुत सारी और जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स, यानी कि जो रैश आने से पहले क्या क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, और लिम्फ नोड्स यानी कि जो गांठें पड़ जाती हैं वो हो सकती हैं, और इसके बाद वो रैशेज आ सकते हैं। और ये रैशेज आमतौर पे फेस या आपकी बॉडी पे कहीं पे भी आ सकते हैं, और आपके पाम्स और जो सोल्स होते हैं उस पे भी आ सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो है पाम्स एंड सोल्स आमतौर पे चिकन पॉक्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी का दूसरे से हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे हमें उसमें से भेद करना है। तो ये रैश जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पे 95% केसेस में ये फेस पे पाए जाएंगे। पाम्स और सोल्स में भी ये तकरीबन 75% लोगों में पाए जाएंगे। ओरल म्यूकोजा में भी ये पाए जा सकते हैं। जेनिटेलिया में 30% लोगों में पाए जा सकते हैं। और ये जो आपके जो ये रैशेज होते हैं, इनको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, 2 से 4 हफ्ते का वक्त लग जाता है जब ये धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जानना जरूरी है कि आखिर कौन सी बीमारियां हैं जो इसके जैसी दिख सकती है। चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्केबीज जैसी बीमारी भी ऐसी ही दिख सकती है। तो हमें इससे पहले हम जंप करें कि ये मंकी पॉक्स है, हमको बहुत ध्यान से ये सारी बीमारियों का एक्सक्लूड कर देना चाहिए। यानी कि बीमारी को जब तक एक्सक्लूड नहीं करते तब तक हम ऐसा कोई भी मंकी पॉक्स का डायग्नोसिस ना करें। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो स्केयर कर सकता है। और ऑब्वियसली पीसीआर टेस्टिंग जो है, इसके बारे में जो बताया गया है, वो आमतौर पे इतना जो है अच्छा टेस्ट नहीं है ब्लड के द्वारा। लेकिन अगर हम जो रैश है, अगर उसके जो फ्लूइड को हम लेंगे, उसको तोड़ करके अगर उसमें से जो फ्लूइड निकलेगा उसका पीसीआर करेंगे, तो ज्यादा अच्छा डायग्नोसिस हो सकता है। ब्लड का पीसीआर उतना अच्छा डायग्नोसिस नहीं दे सकता। और ये लैब डायग्नोसिस के ऊपर ये डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, जिसमें कि अगेन वो यही बताते हैं कि आमतौर पे आपको जो है वो स्किन जो रैश होते हैं उनके ही सैंपल्स लेने चाहिए। तो अगर ये खुलता है स्लाइड तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो है डब्ल्यूएचओ डॉक्यूमेंट है जो बोलता है कि आप इसको पीसीआर करेंगे, या जिसको हम सीवी नेट या नेट जो टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग के द्वारा हम पीसीआर करेंगे। और इसमें जो है आमतौर पे हम सैंपल जो लेते हैं वो रैश के द्वारा लिया जाता है। इसके बारे में पूरी इंडिकेशन दी हुई है कि कैसे होता है, कब करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला सस्पेक्टेड केस होगा उसको ही हम ये ऑफर करेंगे टेस्ट। कैसे स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, ये पूरा इसके बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। तो मैं अभी इसको मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इसकी वैक्सीन है, क्योंकि ये वायरस बहुत पुराना वायरस है, कोई नया वायरस है नहीं। तो इसके ऊपर जो स्मॉल पॉक्स का भी जो वैक्सीन है वो भी कामगार होता है, इसके ऊपर काम करता है।
लेकिन ऐसा डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि इतनी वाइड स्प्रेड इसके ऊपर कोई अलग से ट्रायल नहीं हुए हैं। लेकिन आमतौर पे ये माना जाएगा, क्योंकि वो एक ही फैमिली के वायरसेस हैं, तो शायद स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी इसका मंकी पॉक्स को काफी हद तक कवर कर सकता है। और ऐसा सीडीसी भी रिकमेंड करता है कि जो लोग मंकी पॉक्स आउटब्रेक में इन्वॉल्व हो या उनके इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो, तो उनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मिलनी चाहिए, ऐसा सीडीसी भी रिकमेंड करता है। लेकिन प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन की वो बात नहीं करते हैं, यानी कि अगर एक्सपोजर नहीं हुआ उससे पहले आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, ऐसा वो नहीं मानते। ये एक वैक्सीन के बारे में जानकारी है। तो ये जो जाइनियस, जैसे मैंने आपको बताया था, जो इन्होंने अभी 2019 में एफडीए ने अप्रूव करी है, तो वो बताती है कि आखिर ये कब लेनी चाहिए और किसने लेनी चाहिए। तो बेसिकली ये पूरी बीमारी एक अगेन वायरल डिजीज है, तो वैसा ही जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं तकरीबन वैसे ही रहेंगे जो किसी भी वायरस में होते हैं। तो उसमें आपका पीपी का इस्तेमाल होना, गाउन इस्तेमाल होना, मास्क गॉगल्स इस्तेमाल होना, रेस्पिरेटर इस्तेमाल होना, ये सारा बताया गया है। जैसे कि अभी हमने कोविड में भी हमने इसके ऊपर काफी बातचीत करी थी, तो वो यही वैसा ही प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं। और ये सर्विलेंस कैसे आगे करना है और केस रिपोर्ट फॉर्म कैसे भरना है, ये भी डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि भाई हम कैसे सर्विलेंस करेंगे। और ये है केस रिपोर्ट फॉर्म, अगर आपको कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है तो हम कैसे उसकी पूरी जानकारी लेंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो ये बेसिकली केस रिपोर्ट फॉर्म में यही है, आप पूरा हिस्ट्री लेंगे, कहाँ से आया, कांटेक्ट क्या था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है उसके, कोई और टेस्ट तो नहीं हुए हैं, कोई और बीमारी तो दूसरी बीमारी तो नहीं है जो ऐसी बीमारी है जैसा दिख सकता है। तो ऐसा उन्होंने, ये अगर खुलेगा तो मैं आपको एक जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि केस रिपोर्ट फॉर्म कैसा दिखाई देगा। हाँ, ये रहा केस रिपोर्ट फॉर्म। तो इस तरह से उसका पूरा हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि रिकॉर्ड आईडी होगा, रिपोर्टिंग कंट्री होगा, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, केस क्लासिफिकेशन कि ये मतलब कंफर्म्ड है, प्रोबेबल है, कॉज क्या है, डेट ऑफ डायग्नोसिस, एज, सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये क्या हेल्थ केयर वर्कर तो नहीं है, प्रेगनेंसी स्टेटस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, एचआईवी स्टेटस। तो आप देख रहे हैं ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आमतौर पे इम्यूनिटी जिसकी लो होगी उसमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन उसने कभी लिया है कि नहीं लिया है, इसके बारे में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में फिर आगे का डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं तो एक्सपोजर है, हिस्ट्री लिया जाएगा, कहाँ कहाँ उसको कहीं कोई कांटेक्ट तो नहीं हुआ पुराना, इसके बारे में जानकारी लिया जाता है, ट्रैवल का हिस्ट्री लिया जाएगा। और इसके बाद जो है आप जो है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्या क्या स्पेसिमेन हमने दिए, क्या क्या कहाँ क्या क्या मेथड से इसको टेस्ट किया और क्या उसके रिजल्ट्स निकले। तो ये एक केस रिपोर्ट फॉर्म एक किसी भी केस का बनेगा। हाँ, तो ये हो गया आपको पूरा जानकारी जो कि आज की तारीख में एक मंकी पॉक्स के बारे में कैसे कैसे आगे हम बढ़ेंगे अगर किसी कंट्री में पाया जाता है, इसके ऊपर पूरा उन्होंने बताया हुआ है। ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है तो एक एंटीवायरल ड्रग जिसको टिकोविरिमैट बोलते हैं, या और भी कुछ दवाइयां हैं जिनके ऊपर ट्रायल्स इन्होंने थोड़े बहुत किए हैं, वो भी अभी निकल के आ रही हैं। एसाइक्लोविर तो हम कॉमनली एंटीवायरल यूज करते हैं, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी दवाइयां भी कुछ मौजूद हैं जो कि इन मंकी पॉक्स के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। मेरे कुछ सवाल हैं जो डब्ल्यूएचओ को मैं एड्रेस करना चाहता हूं, और रेड्डी साहब को भी बोलना चाहता हूं कि वो भी ये सवाल डब्ल्यूएचओ को प्रेषित करें या भेजें उनको। ये सवाल है कि ओरिजिन ऑफ मंकी पॉक्स अगर मंकी में पाया गया था, जब वो लैब में जो एनिमल्स थे, जो मंकीज थे, उनमें पाया गया था और उस लैब में रिसर्च चल रही थी, वो रिसर्च के दौरान ये मंकी पॉक्स आउटब्रेक हुई।
तो क्या कहीं वो रिसर्च ये वायरसेस पे चल रही थी? अगर चल रही थी तो वो कौन सा वायरस था? क्या कहीं स्मॉल पॉक्स वायरस तो नहीं था? अगर चल रही थी तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? दूसरा सवाल है मेरा कि स्मॉल पॉक्स वायरसेस को अभी तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? 1980 में अगर ये बीमारी इरेडिकेट हो गई तो क्या 42 साल तक क्या हम उसके ऊपर रिसर्च करते रहेंगे ये जानने के लिए कि ये और क्या कौन सी रिसर्च चाहिए जो 42 साल तक चल सकती है और वो वायरसेस डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये स्मॉल पॉक्स वायरसेस मैनिपुलेट तो नहीं किए गए हैं बायो टेररिज्म के लिए? ये एक सवाल है जिसके की उत्तर मिलने चाहिए। और सडनली 2022 में इतने सारे केसेस मंकी पॉक्स के नॉन एंडेमिक कंट्रीज में मिल रहे हैं जिनका कोई भी संबंध एंडेमिक कंट्रीज से नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? दूसरे क्वेश्चंस हैं जो मैं WHO से पूछना चाहता हूं कि क्या इन सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो हुई है उसका कोई भी खुलासा या उसके ऊपर डिटेल्स क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो वो क्या है? क्योंकि इन्होंने इसमें बताया कि ज्यादातर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कई सारे इनमें से बन रहे हैं। और ये आखिर कहां से ओरिजिनेट हुआ ये भी जानने की जरूरत है। नॉन एंडेमिक कंट्रीज में आउटब्रेक कैसे हुआ? क्या ये मंकी पॉक्स का डायग्नोसिस करने से पहले जो बाकी जितने भी वायरसेस या बैक्टीरिया हैं जिनके कारण ऐसी ही बीमारी हो सकती है, क्या उनका सबका एक्सक्लूजन कर दिया गया है? क्या वो रूल आउट कर दी गई है सारे केसेस में? ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि जब तक वो रूल आउट नहीं हो जाते हैं हमें मंकी पॉक्स का PCR करने का जरूरत क्या था? क्योंकि ये वो देखा जाए तो प्रोबेबल केस ही नहीं बनता अगर उसका कोई एपिडेमियोलॉजिकल लिंक ही नहीं बनता है। अगर एपिडेमियोलॉजिकल लिंक ही नहीं है तो फिर आप उसे टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या दूसरे कारण तो नहीं है? क्या वैक्सीन मंकी पॉक्स के रोल आउट किए जाएंगे आगे आने वाले समय में अगर ये मंकी पॉक्स को PHEIC या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया जाता है, जो कि बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रही हैं चीजें, जैसे कि शायद उनकी एक इमरजेंसी कमेटी मीटिंग भी अभी बुलाई गई थी WHO की, और CDC ने भी इसका जो लेवल ऑफ अलर्ट है वो रेज करके लेवल 2 कर दिया है मंकी पॉक्स का। क्या कहीं मंकी पॉक्स जैसे बीमारी के पीछे कहीं पैंडेमिक ट्रीटी को साइन करने का एजेंडा तो नहीं? ये मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैं WHO को पूछना चाहता हूं, और इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। रेड्डी जी, अब आपका Wonderful, कोई sir. क्वेश्चन रह गया Hats हो off. तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूं। Wonderful, wonderful, wonderful presentation. I think this will be an eye opener for World Health Organization, right from America to India. They have to understand. Now through you, I am, because you are same two questions only I'll put to World Health Organization. World Health Organization, including CDC, FDA, because they are all sister concerns. Now you tell us, including European Union, is this monkey pox originated from the laboratory monkeys on which these tests were being done? Come on, WHO, CDC, FDA, from where did you get this monkeypox in America, in European Union? Because this was endemic only in Africa, and that too only in certain regions, and there were only limited cases. But how is that this monkeypox, as it originated from the monkeypox, monkeys in the labs during the test or not? If not, how is that this has come to USA and Europe? You only are stating, European Union is stating, America is stating, you should not go back.
So the people of the citizens of America already, because they have started their understanding of COVID-19, now after federal judge, US federal judge forced Pfizer to reveal the after effects of the vaccine. We are not saying the after effects of the vaccine were more harmful and dangerous than the original disease itself. High alert has been raised. People become sensitive. No one is taking, if I am wrong, correct me in America. So against that hesitancy, then the second federal judge order, no mask for transport. This is what I am asking Indian High Court, Delhi High Court Chief Justice, Acting Chief Justice. Did you follow the American Chief Federal Judge order on masks? He said no transport, no mask for transport. Chief Justice of Delhi High Court should answer this. And Director General Civil Aviation has to answer this. When America has done away with everything, from where you are trying to copy everything, how is that this judge is trying to impose mask mandates? And Director General Civil Aviation, I don't understand why Prime Minister is silent. All political parties are silent. Is it because of Public Health Foundation of India was started during UPA regime, funded by this Bill Gates and Melinda Gates, all those foundations? They opened windows. The same Prime Minister was Chief Minister of Gujarat along with Andhra Pradesh Chief Minister, then Y.S. Rajshekar Reddy. Is it not a fact they were testing some vaccines on Adivasis? Is it not a fact that they proved fatal? There were cases registered also. Now the same lobbies, is it not a fact they are trying to impose this culture again? The second aspect is World Health Organization, CDC, FDA, European Union, you should answer. Why, when you could when you have stated that you have eradicated smallpox in 1980, why was the same smallpox poison still was there in the laboratories? Is it not a fact that this is being used as a bioterrorism against your own citizens? If not, how is that US, America and European Union are getting affected, stating they are suffering with monkeypox? We are addressing directly not only CDC, FDA, WHO, even the citizens of European Union and Americans. Wake up. And Canada. This was endemic in Africa. Why, when smallpox was eradicated in 1980, still the smallpox virus was made available in the laboratories? Is it not a fact that it is being used for bioterrorism? We are not stating, we are questioning you. Where is the origin? And then how is it that it is coincidental in all vaccinated, highly vaccinated countries? This monkeypox is taking its rebirth. Is it an offshoot of vaccinations? Go to federal judge revealed Pfizer after effects data. What does Pfizer after effects data show us? Is it not more fatal and dangerous than the original COVID 0.0016 WHO fatal rate itself? And so many side effects they have listed, so many on the skin also. So I am asking you, Dr. Kushwaha, you are an epidemiologist. Is it not a fact that these are not coincidental, but these are an offshoot of side effects of the vaccines itself? Now, because people have understood what is happening in Israel, entire world, people have become sensitive after US federal judge order. So many other orders are coming up now. Don't you feel these people are threatened now? For that, they are trying to divert the attention. Is it in the form of monkeypox? Sir, आपका voice गया sir. Yeah. Come again, sir. Come again. Sorry, Yeah. I lost your audio. Oh, is it not a fact that the entire world is become aware and awake after Pfizer vaccines reveal the side effects or after effects of the federal judge order? Likewise, in every country, now they are demanding, what does these vaccines contain? Did you isolate virus, COVID-19 virus? Don't you think these are nothing but side effects of vaccines? How can you relate it in all vaccinated countries? Now monkeypox cases are coming up.
I think Again, your I'm voice losing is. your audio again and again. I'm Yeah, losing this your is audio. what happens. No, I lose your audio. I lost your audio, sir. Yeah, that will definitely happen now, because we are asking pertinent questions. They will Okay. try to play this monkey tricks. With due respects to monkey, again, we are animal lovers. Is it a coincidental? Is it a coincidence, or the side effects of vaccines in all vaccinated countries? Monkeypox. Yes, sir. No, sir, I fully agree with you. The Pfizer, if you remember, the I couldn't They are hear you. removing your. Very poor. This needs to be investigating that most cases of monkeypox are occurring in highly vaccinated countries. This needs investigation, and we need to rule out whether the other diseases which can cause similar rashes are not there. That needs to be whether it is just being, by doing a PCR on a particular thing and declaring it as a monkeypox only, and with no linkage to a case. So yes, it is still a lot of inconsistencies, inaccuracies are there. So we need to be cautious and we need to watch out for what WHO brings out in times to come. Before WHO speaks something on monkeypox, don't you think WHO is hiding from the world the after effects revealed from the federal judge order of Pfizer vaccines? Is it not a fact why there is nothing on WHO website? So people could have understood, people could have related, and only after ruling out this, they can talk about something else. Am I right or wrong, sir? I think Dr. Arvind Kushwaha is being monitored. I think they're playing dirty tricks again. This is what we have been telling you. Dirty tricks are being played by these YouTubers. Absolutely, sir. Absolutely agree. I think the audio, the default sort of. Yep. I think Dr. Reddy's voice they don't like. WHO doesn't like to listen to you. Then don't you think they are trying to play all these dirty tricks? Absolutely, sir. Quite likely. Quite likely. I have asked you a simple question, sir. Why World Health Organization is not exhibiting the Pfizer side effects on its website? Sir, I think the world knows the Pfizer and its vaccine and the side effects that they tried to hide in the beginning in the US itself when the courts had to intervene and they had to disclose all the adverse effects in the public domain, which they tried to hide for next 75 years. That was the kind of plan that they had. And it is good that the courts intervene and the world knows the side effects of Pfizer vaccine. And the only good thing that I always say Indian government did was they did not allow Pfizer and Moderna to enter India. And that was the biggest plus point by this government as far as COVID management was concerned. But now, don't you think they should, even India should allow? What does Covaxin contain? What does Covishield contain? What are the side effects? Without knowing side effects, how can you allow? Even Indian government is not allowing, no, sir. How can cow blood Absolutely. will be there in Covaxin and he Absolutely. gets a Padma Bhushan award, and you are using cow blood? Absolutely. I agree with you. So when at least courts there in US federal judge has at least made it known to the people. How is that Supreme Court does a trial for 15 months, allowed booster children vaccine without understanding what it contains? Is it not ridiculing without? Absolutely. Am I right or wrong? And the other point is World Health Absolutely. Organization, before it says it is monkeypox, why World Health Organization on its website is not hosting the Pfizer after effects which are revealed?
so that people will understand what are the side symptoms. Are these symptoms because of vaccines or something else? No, absolutely. I agree with you. WHO should display on their site the adverse events following all COVID vaccines across the world. But there is no such data. There is no such data on the site where they can collect data from all the. They are collecting data on COVID. All right, testing कितना हो रहा है, कितना केस हो रहा है, कितना डेथ हो रहा है, वो सब बात करते हैं, लेकिन अपना साइट पे ये क्यों नहीं बताते इतना कंट्री से वैक्सीनेशन का डेटा आया है, इतना VIRS से डेटा आया है, इतना साइड इफेक्ट हो रहा है, इतना लोग मर रहे हैं वैक्सीन से, ये डेटा नहीं है। आप MOHFW साइट पे भी जाएंगे तो आसानी से आपको एडवर्स इवेंट्स का डेटा अपनी मिनिस्ट्री के साइट पे भी आसानी से नहीं मिलता है। वो तो मैंने जब देखा है कि हमारा साइट पे कुछ डेटा पड़ा है मिनिस्ट्री के साइट पे, तो मैंने उसको एनालाइज करने का कोशिश किया है और एक पेपर लिखा है इसमें कि एक एस्टिमेट्स कोशिश किया है कि कितने डेथ्स वैक्सीन के द्वारा हो सकते हैं इंडिया में, ऐसा मैंने एस्टिमेट करने का एक कोशिश किया है पेपर के थ्रू। जब वो पब्लिश हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। Wonderful. और एक बात सर, monkeypox, without understanding what monkeypox is, how it is spreading in European Union and America, CDC or FDA or WHO, why they are not hosting it on their websites, the origin, the spread, all of a sudden how it is spreading, from where it is spreading. It should have been endemic in Africa, and it is a laboratory. Why smallpox virus is still being held? Is it not a bioterrorism or another way of manufacturing fear through another new disease and new vaccines, new world order? So I fully agree with you. I have already raised those questions in my presentation. WHO needs to answer all these questions on monkeypox, that why such things are happening, and these are the questions which I've just framed. मैंने आपने देखा कि मैंने अपने स्लाइड में बनाया था, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज एक आपकी क्रेडिबिलिटी जो आपकी डाउट में पड़ती है WHO का, उसको उनको आंसर देना चाहिए। दे शुड कम क्लीन, दे शुड बी ट्रांसपेरेंट as to about all those questions. The last one, are you able to hear me, sir? Your voice is getting disturbed. The last one, Sir, the last question, how is that Indian government? ये इसको एक महीना Yes sir, बात होने करिए. को आया इस आउटब्रेक को। There is some problem, right sir? I think एक महीना होने को आया आउटब्रेक को, लेकिन आज दिन तक आपने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्या हुए अभी तक, इसके ऊपर आपने? they are playing dirty tricks. They are playing dirty tricks, sir. They are trying to hack. वॉइस नहीं मिल रहा। That is understood. They are playing dirty tricks. I know, They I are know. playing dirty I know, tricks. sir. It is understood now. Entire world is watching. The entire world is watching. We have presented all the facts, and United States of America Supreme Court has taken our case as to how YouTube and Twitter, all the social media, are trying to not allow the rest of the world to know what is happening in America. If the federal judge is passing an order releasing Pfizer vaccine after effects, why entire world is not being known? Why similarly all Supreme Courts of the countries not following the same dictate, forcing Covaxin or Covishield in India or other vaccine manufacturers to reveal what it contains and what are the effects after this is only trial only, because emergency use authorization, they are creating emergency, how it will come with fear, how will come with fear? These are the media, one line in all media, everywhere. See, High Court, Delhi High Court, from where does he get the information? How is that he is asking civil aviation for mask mandates? He has to answer. This Delhi High Court should answer. I am a citizen, I am a concerned citizen, you make me know why this fear, from where is this fear, so that even I will understand. Once I understand, I will become responsible and I will take so many preventive measures. And yes sir, I think you are hacked. The data is very clear. The ICMR, the MHFW,
Yeah, go ahead, sir. Can you Go hear ahead, me, go ahead, sir? sir. Yeah, please go ahead. So what I said is the information available from ICMR and MHFW does not give enough some research that the mask prevent this infection. This data doesn't exist with them. Then how can they mandate such measures? That is my question. Yeah, Delhi High Court Chief Justice, you have to answer. When Ministry of Family Health and Family Welfare, Indian Council of Medical Research or other organizations including DCGI, when they do not have any information about mask either coming to the rescue of those infected or preventing healthy persons, then from where did you get the data? Acting Chief Justice of Delhi High Court, kindly provide us. And Director General Civil Aviation, you have to answer, otherwise people have a right to file cases against you. It will be infringement of my fundamental right to breathe oxygen from the air and not to become again infected through fungus because of moisture which is going to be there in the masks. And children, imagine school starting, you are creating this panic again to force that vaccine. And what does that vaccine contain? You are not revealing. And without revealing and without understanding why masks are compulsory, and when everyone is going around, lakhs of people in the rallies, IPL matches over, now new cricket matches are coming up, cinemas are releasing, and all of a sudden our cine stars, they are again trying to create, oh, I am got infected with COVID. Which test you have done, Mr. Actor or Mrs. Actress? What is the treatment you have taken? And who has certified that you have recovered? You have to clearly put that data, otherwise you restrict yourself to yourself. Because just because you are a celebrity, you have no right to come out and create this panic. And people have a right to file cases against all the celebrities if they are doing this, because we have every right to know which test the celebrity has taken and why the celebrity has taken this test, who has advised him, which doctor has advised him, and what is the treatment he has taken, what were the symptoms and what is the treatment he has taken, and who has advised that he is out of this infection again, and did he take vaccine or not? They are all following mask mandates. Did they take vaccines or not? If they have taken vaccines, if they have followed all mandates earlier, then if they are getting reinfected, why? That means failure of vaccines, failure of mandates, masks or physical distance. Then why the hell you should follow these things again? Why are you not encouraging Ayurveda, naturopathy, our own Indian rich tradition systems of medicine? This is our question. Yes, question the celebrities also. All of a sudden they become sick. All of a sudden you see them going around acting. क्या है? आप डराना चाहते हैं लोगों को, इसीलिए इन सेलिब्रिटीज को लिखिए और उनके ऊपर आप केस भी बना सकते, क्योंकि आप डर चुके हैं और डर के मारे लोग मर रहे हैं, लोग अपने पैसे खो चुके हैं, जान खो चुके हैं, और बच्चे उनके कीमती 2 साल की विद्या खो चुके हैं. क्या ये सब वापस लाएंगे? और साथ में रोजगारी खत्म हो गई. और ऐसा ही अवसर इंडिया में अदानी अंबानी जो है फोर्ब्स के 100 के अंदर चले गए, लेकिन हम जैसे लोग या गरीब लोग तो रोजगारी से खत्म ही हो गए. यह कहां की संपत्ति है भाई? तो आप सोचिए, जानकार हो जाइए. We want people to become informed, truly informed, well informed, so that you take a decision, because it is your life, your health, and you have the boss. Don't forget, slave I remain, no sir to anyone. Yesterday's show we have made it very clear, whether it is Chief Justice or Prime Minister. No sir, call him Mr. Prime Minister, Mr. Justice, Mr. Chief Justice, or you say justice and their name. Hello sir, remove it. Slave I remain, sir means you want to remain slave I remain. గులాంగిరి అభి గులాం బన్నా చాహతే బ్రిటిష్ జానే కే బాద్ భీ మనం ఇంకా బానిసత్వంతోనే బతుకుదామా? ఆలోచన చేయండి, సోచియే, think. We have provided all the data on monkeypox and how they are going to create another virus also. We have very clearly brought out all the evidences. Now it is the duty of all concerned citizens
to question them. Why this new fear? Which disease in India? Is it tuberculosis, diarrhea, typhoid, malaria, dengue, malnutrition? Are these diseases more fatal and dangerous for Indians or COVID-19? And demand courts, including courts also, Chief Justice, they are answerable. Tomorrow even they can be held responsible if they are not coming to the rescue. When governments and the administrators are failing us, it is the duty of courts. When they don't come to your rescue, you have every right to question them. You should ask them, did you do any autopsy or post-mortem to confirm that they are because of COVID-19? Without that, how can you say these deaths are because of COVID-19? And question them, how come the same RT-PCR test right from 2020, novel COVID virus, same RT-PCR, Delta variant, same RT-PCR, Omicron, same RT-PCR, now new virus, monkeypox, same RT-PCR. How can this be logic? I will ask our epidemiologist, sir, can this be possible anywhere in the world? The same test for so many variants, so many waves, same medicines for so many variants, so many waves, and same vaccines for all the variants. Arvindji, I think this is the last one. No, absolutely not, sir. Absolutely not. A new variant has come. When you say a new variant has come, that means unless that variant has got some clinical importance, that it is not protected by the previous vaccine, you should not be announcing new variants. In case that implication on control mechanism or vaccination, then those variants should not be announced. If they are announced and they are labeled as vaccine variants of concern, that means your vaccines which you have already designed earlier should not be working, and you keep on bringing out, WHO keeps on bringing out that has got a immune escape mechanism, it is not working, the vaccine is not working, and still you are using the same vaccine all over again. It's not a right strategy. RT-PCR test for the same variants, different variants test. RT-PCR, one can still agree, because RT-PCR, ultimately the variants, you will have different genes being expressed or not expressed. One was being tested by RT-PCR. There was a gene which did not express in that particular Omicron, and S gene dropout. So if you have that gene dropout, that means you can virtually think that. But ultimately, the only diagnosis of a new variant can be done by genomic sequencing. Genomic sequencing. That is the only way by which you can actually come to know whether this is the new variant or the old variant. So that's it. So scientifically, these are not at all valid, but the courts, out of all of a sudden, how can they say mask mandate, mask yourself? This is ridiculous. I'm surprised. It beats my intelligence. So this is what for today. We leave it to you, and the Americans and European unions have to do a lot of work, citizens. How this monkeypox entered in your countries? Is it bioterrorism? You should question World Health Organization. World Health Organization should answer. It was endemic in Africa. How did it spread? Travel so fast? All of a sudden? We leave it to your own sense, because you have concerned citizens. You're all responsible citizens. Because of your fight, super judges of Supreme Court of America, federal judges, they forced these vaccine manufacturers to reveal. Now entire world has come to know what are the side effects of Pfizer vaccines, RNA vaccines. The same will be here when you reveal Covaxin, Covishield. What are the side effects? And Corbevax, we asked when it is giving children, what does it contain? How can a prevention or a treatment can be more dangerous and harmful than the original disease itself? क्या चिकित्सा हो, निवारण हो, ये इतनी जानलेवा, अगर रोग से ही जानलेवा चिकित्सा और निवारण है, तो हम क्यों लेना चाहिए उसको? చికిత్స గాని నివారణ అత్యంత ప్రమాదకరం, రోగానికన్నా అత్యంత ప్రమాదకరం చికిత్స నివారణ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఎందుకు పాటించాలి? ఇదే ఈరోజు మీ ముందు ఉంచినటువంటి ఆధారాలతో మంకీ పాక్స్ అనేది
ఎక్కడో ఆఫ్రికాలో ఉండాల్సింది అమెరికాకి ఎట్లా పోయింది, యూరోపియన్ యూనియన్కి ఎట్లా పోయింది? స్మాల్ పాక్స్ 1980లోనే దాన్ని అంతా ఖతం చేశామని చెప్పినప్పుడు ఆ ల్యాబ్ లో ఎందుకు పెట్టారు? ఆ ల్యాబ్ నుంచి ఈ బయో టెర్రరిజం అనే దాని ద్వారానే ఇది అంతా ప్రపంచానికి ఈరోజు చుట్టిస్తూ ఉన్నారా? వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పాలా, అదేవిధంగా అమెరికన్ సిడిసి, ఎఫ్డిఏ, యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా మాట్లాడాలి. భారతదేశం దీంట్లోకి ఎందుకు వస్తుంది? మళ్ళా భయాన్ని ఎందుకు కల్పిస్తా ఉన్నారు? మాస్కులు ఎక్కడ ఉంది రోగం? ఎక్కడ ఏ హాస్పిటల్లో ఎంతమంది అడ్మిట్ అయినారు? ఎంతమంది చనిపోయినారు? టీబీయా, డెంగియా, మలేరియానా, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఏది ప్రమాదకరం? అటాప్సీ ఆర్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏది లేకుండా ఢిల్లీ హైకోర్టు ఏ విధంగా మళ్ళా మాస్క్ మ్యాండేట్ అని డైరెక్టర్ జనరల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఏ విధంగా ఇస్తారు? ఈ కొత్త రోగాలు ఎందుకు భయపెట్టిస్తా ఉన్నారు? అంటే టీకాలు విఫలమైనాయా? అప్పుడు ఆయుర్వేద, న్యాచురోపతి ఏమైంది? क्या हुआ हमारे आयुर्वेदा, हमारे नेचुरोपैथी? इसको क्यों नहीं अपनाते आप? क्यों उन्हीं के ऊपर वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर आप क्यों ये दे रहे हैं आप? हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या हुआ? और हमारे एमबीबीएस जो भी है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ हेल्थ के लिए क्यों नहीं बना रहे आप? आप सोचिए. Right sir, thank you. I think we will end it here. Wonderful to host you. Thank you, sir. Thank you, sir. It's always a pleasure with you, sir. It's always a pleasure. Great. I hope we have done our bit. We'll leave it to the responsible citizenry of the world now. How a wave can be manufactured, we have given you all the details. Now you think, because it is your life, your health, you are the boss. Whether it is president or prime minister or chief minister, chief secretary or cabinet secretary, including the judges, they are all public servants. You are the boss. I am the boss. Dr. Arvind Kushwaha is the boss. They are all our public servants. How can public servants dictate terms to us without providing any information? How can they create a fear and panic amongst the bosses? What is this? Come on, raise, Mr. Boss. You are the boss. You're not. Don't say them, sir. They should call you, sir. This is for today. For all the Indians, we say Sukhanidra Shubharatri. For the world over, especially America, Canada, European Union, it is a wake-up call for you. Another in the form of monkeypox. Is it a bioterrorism? Or how did this come out of the lab? Smallpox virus. Is it that which is being experimented? It is left to you. As you have done, forced federal judges to issue orders, wonderful orders, whether it is Pfizer vaccine side effects or masks. No masks for transport. I hope the Delhi Chief Justice will revisit the federal judge's order and will go back before public start agitating. Thank you. Good night from India. Thank Right, you. sir? Namaskar. Namaskar.